Hello everyone. Good afternoon. Voice is clear. Good afternoon, all of you. Voice is clear. ओह, दीक्षा बत्रा, बहुत गलत किया आपने मेरे साथ। आ, क्या पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने? इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे शायद हम लोग। यस और नो? सर कुछ भी याद नहीं क्योंकि आपने भी नहीं पढ़ा है और हमने भी नहीं पढ़ा, राइट? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चा? Am I audible or not? सर तुम लोग आज जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नाराज हो क्या? हाँ ऑब्वियसली नाराज भी होना चाहिए। सर छुट्टियां खूब लेते हो। नाराज हो? हम्म। हाँ जी, क्यों नाराज हैं आप लोग? पहले आपकी नाराजगी दूर करता हूँ। बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। यार नाराज हो मान ली बात, पर यार रीजन तो बता दो। अमीशा, अरे हो जाएंगे कोई बात नहीं, वैसे भी तेरे को कोई कौन सा फर्क पड़ रहा है। सर बहुत सारी छुट्टियां लेते हो और बताते भी नहीं हो और हम वेट करते रह जाते हैं यहाँ पर। कर ले क्लियर? चलो, सॉरी फॉर दैट, अपोलॉजी। और कंपनसेशन में पार्टी ले लेना यार, और क्या है। अ- अब क्लियर है? अब सब राजी? रितिका, प्रिया, चलो। दिस इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। बच्चा अगर गुड्स खराब हो जाए, सेक्शन 7 बोलता है कि अगर गुड्स खराब हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर क्या इफेक्ट आएगा। दूसरा, उसमें सेलर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या बायर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसको चेक करना है। ठीक है ना? तो अगर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले खराब हो जाए, ठीक है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7, where there is a contract of sale of specific goods and the contract is void, that contract is become void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract. Students, आप लोगों ने सबने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, फ्री कॉन्सेंट पढ़ा है। फ्री कॉन्सेंट में आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी है। एक पढ़ा है आपने मिस रिप्रेजेंटेशन, यस और नो? एक आपने पढ़ा है फ्रॉड, यस और नो? मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आप लोग बताएं। परफेक्टली, व्हेन वी कम्युनिकेट एनी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी नॉलेज, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन टू मेक फ्रॉड, दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मैं किसी को लॉस पहुंचाने के पर्पज से उसको जानबूझकर झूठ बोलता हूं, तो वो फ्रॉड है। ठीक है?
अब दीक्षा अपना मोबाइल परचेज करने गई थी एक सेलर के पास में। सेलर ने उसको पूरा डिस्क्राइब किया था कि सर मोबाइल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, प्रॉपरली डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और सेलर की बात पर बिलीव करके दीक्षा ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दीक्षा सेलर ने कहा ठीक है मैम, मैं मोबाइल मंगवा देता हूँ, 2 मिनट बैठे हम। जब मोबाइल गोडाउन से आया तो पता चला कि बॉक्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। कोई भारी चीज उस बॉक्स पे गिर गई थी, इस वजह से बॉक्स पूरा डैमेज था और उसके अंदर मोबाइल भी डैमेज हो गया था। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर इसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे या फ्रॉड कहेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि सेलर ने जब इसको डिस्क्राइब किया था, सेलर ने जब दीक्षा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसे भी नहीं पता था कि मेरे गोडाउन में जो चीज रखी हुई वो डैमेज हो गई है। अंडरस्टूड? तो सेलर और दीक्षा के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां पर मैं इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा, वॉइड अग्रीमेंट नहीं कहूंगा। क्यों? बिकॉज सर, दीक्षा ने जब सेलर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था तब सारी कंडीशन वेल एंड गुड थी, बट उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डैमेज्ड है और यहाँ पे सेलर की भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर इसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और दीक्षा ने अगर सेलर को कोई पेमेंट कर दी है तो दीक्षा हैज राइट टू रिफंड देयर पेमेंट। अंडरस्टूड? चलो, अब एक और कंडीशन समझना। सेलर को पहले से पता था कि ये जो मेरा मोबाइल मैं दीक्षा को सेल करने वाला हूं, इस मोबाइल में पहले डैमेज हो चुका है और उस डैमेज को मैंने नकली स्क्रीन लगा करके इसको पैक कर दिया है। दीक्षा को क्या पता चलेगा? मोबाइल डैमेज हो गया था, रीफर्निश किया, इसकी स्क्रीन वगैरह सब सही कर दी, बॉडी एकदम पार्ट एकदम सही कर दिया, अंदर के पुर्जे सारे पुराने। सेलर ने दीक्षा के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया? ठीक है, तो इसे हम लोग फ्रॉड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको? फ्रॉड कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉड के केस में सेलर और दीक्षा के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अग्रीमेंट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइड अग्रीमेंट है। वेरी गुड। क्यों है वॉइड अग्रीमेंट? क्योंकि सर शुरुआत से गलत है। इंटेंशन ऑफ द सेलर इज टू मेक लॉस टू अनदर पार्टी, सो इसको हम लोग वॉइड अग्रीमेंट कहेंगे। और दीक्षा यहाँ पर नॉर्मल डैमेज तो लेगी लेगी। अगर दीक्षा को उस मोबाइल को फ्यूचर में सही कराने का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ा है तो वो भी दीक्षा इससे रिसीव करेगी। अंडरस्टूड? तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड perished or become so damaged as so longer to answer to their description in the contract। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नहीं है। चलिए ठीक है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, when there is an agreement to sell specific goods or subsequently the goods without any fault of any part of seller or the buyer perish or become so damaged as so longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is void, are applicable only in case of specific goods or non uncertain और generic goods। अब इसका आप लोग भी मुझे एक बात बताएं। दीक्षा ने मोबाइल परचेज करना था सेलर से। दीक्षा ने कहा पेमेंट अभी नहीं है मेरे पास में, मैं 3 दिन बाद आपसे मोबाइल लेकर के जाऊंगी। पर ये मोबाइल अब आप दूसरों के मत देना, ये इस मोबाइल को मैं 20,000 रुपीज में, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, 5,000 रुपीज मैंने आपको एडवांस पेमेंट कर दी है। तो ये मोबाइल की ऑनरशिप आप मुझे तब ट्रांसफर करना जब मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूं, 3 दिन के बाद मैं आपके पास आकर मोबाइल लेकर के चली जाऊंगी। सेलर ने कहा ओके। मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या अग्रीमेंट टू सेल है? ये अग्रीमेंट टू सेल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बाद
ड्यू टू अर्थक्वेक सेलर की शॉप पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और ये मोबाइल टूट के बिखर जाता है। मुझे एक बात बताएं, क्या यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी क्या? नहीं। अरे मेरी माँ, नहीं हुई ट्रांसफर। अग्रीमेंट टू सेल है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में होती है ओनरशिप ट्रांसफर। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो लॉस हुआ है मोबाइल का वो कौन बियर करेगा? दीक्षा बियर करेगी या सेलर बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। इसमें भी कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या दीक्षा यहां पर इस 5000 रुपीज को लेने के लिए राइट रखती है या नहीं रखती है? बिल्कुल। तो 5000 रुपीज सेलर दीक्षा को पे करेगा। यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो सब कुछ सही था, लेकिन इस अर्थक्वेक की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अब फुलफिल नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? कोई डाउट? ओके, यहां पर आपको ये जो टर्म है लैटिन टर्म नेमो डेट क्वाय हैबिट, ये याद रखना बहुत जरूरी। इसमें ये कहता है कि कोई भी वो पर्सन किसी भी गुड्स को सेल नहीं कर सकता है जिसके पास उस गुड्स को सेल करने की पावर ना हो। अ पर्सन कैन ट्रांसफर देयर ओनरशिप इफ ही हैज ट्रांस ओनरशिप। अगर किसी पर्सन के पास ओनरशिप ही नहीं है तो वो ओनरशिप ट्रांसफर कैसे कर सकता है? जाहिर सी बात है। अब दीक्षा ने मुझे कहा कि सर आपका मोबाइल दे दो, मम्मी को कॉल करना है। मैंने कहा ठीक है। दीक्षा ने मोबाइल लिया। ठीक है, दीक्षा 10 मिनट के लिए बाहर गई, मम्मी को फोन करती करती, और 10 मिनट बाद वापस मुझे पता चला कि दीक्षा ने मेरा मोबाइल सेल कर दिया है। क्या दीक्षा मेरा मोबाइल सेल कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? परफेक्टली, क्योंकि दीक्षा के पास मेरे मोबाइल की ऑनरशिप नहीं। और जो चीज आपके पास है ही नहीं, वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? ठीक है ना? तो वही पर्सन ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है जिस पर्सन के पास गुड्स से रिलेटेड ऑनरशिप है। अब सपोज दैट दीक्षा ने मेरा मोबाइल लिया और तन्वी को सेल कर दिया, और तन्वी से 10,000 रुपए भी ले लिए। क्या मेरे पास राइट रहेगा या नहीं रहेगा कि मैं अपना मोबाइल तन्वी से ले लूं? मेरे पास ये राइट रहेगा। इट मींस तन्वी को मुझे मेरा मोबाइल वापस रिटर्न करना पड़ेगा। अब तन्वी ने उसको 10,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए, ये इन दोनों के बीच का मैटर है। मुझे तो मेरा मोबाइल वापस चाहिएगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन जिसके पास एक्चुअल में गुड्स की ओनरशिप का राइट है, वो बिना किसी अग्रीमेंट के, बिना किसी डैमेज के, बिना किसी क्लेम के अपने गुड्स को अपने पास रखने का, अपने पोजीशन में लेने का राइट रखेगा। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल समझना बच्चा। यहां पर दीक्षा के पास एक मोबाइल था, दीक्षा की ओनरशिप में दीक्षा के पास ही मोबाइल था। दीक्षा ने वो मोबाइल तन्वी को सेल कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया बच्चा? सेल कर दिया। अब सेल का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप तन्वी के पास ट्रांसफर हो गई। लेकिन दीक्षा ने कहा कि यार इस मोबाइल में से कोई डेटा है, वो डेटा मुझे कॉपी करना है, तो मैं तेरे को कल दे दूंगी ये मोबाइल। तन्वी ने कहा ओके, कल दे देना। दीक्षा जब उस मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करी थी, कुसुम वहां पहुंची। कुसुम को भी वो मोबाइल पसंद आया। कुसुम ने कहा 5,000 रुपए ज्यादा ले ले, पर ये मोबाइल मुझे सेल कर दे। दीक्षा ने ऑन द स्पॉट ये मोबाइल का ऑनरशिप
और पोजीशन दोनों कुसुम को ट्रांसफर कर दिया। क्या कुसुम के पास एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर हुई है क्या? कैसे हुई है? जब दीक्षा के पास ओनरशिप है ही नहीं, तो कुसुम को ओनरशिप ट्रांसफर कैसे कर सकती है? क्योंकि अब ओनरशिप तो किसके हाथों में है? जब तन्वी के हाथों में, तो ओनली तन्वी हैज राइट टू ट्रांसफर द ओनरशिप। अब दीक्षा के पास जब 100 रुपए है ही नहीं, तो 100 रुपए जादू से तो निकालेगी नहीं। तो दीक्षा के पास जब ओनरशिप है ही नहीं, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर कैसे कर सकती? तो यहां पर कुसुम को वो मोबाइल किसको वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा? तन्वी को। कुसुम मना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कुसुम के पास एक्चुअल राइट पहुंचा ही नहीं। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जो चीज आपके पास है ही नहीं, आप उसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? देखो, इन द नॉर्मल कोर्स, a buyer may assure that the seller is the owner of the goods and having authority from the seller owner to sell the goods. Where goods are sold by the person who is not the owner, therefore, or who does not sell them under the authority with the consent of owner, the buyer quite no better title to the goods than the seller had. सेलर के पास जब गुड्स की ओनरशिप का टाइटल ही नहीं है, तो बायर को कैसे वो ट्रांसफर कर सकता है? तो ऐसी कंडीशन में owner alone can transfer the property in goods nemo that koi habit means that no one can give what he himself does not have. It means a non-owner cannot make valid transfer of the property in the goods. If title of seller is defective, तो buyer का टाइटल भी यहाँ पर डिफेक्टिव होगा। क्लियरली सुन लेना, अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, अगर सेलर के पास ओनरशिप नहीं है, तो बायर के पास भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी और ऐसी कंडीशन में उसे वापस रियल ओनर को वो गुड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। अंडरस्टूड और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ बेटा बोल। देखो, सेलर ने अगर कहीं से गुड्स परचेज किया है, तो परचेज किया इट मींस ओनरशिप ट्रांसफर की है, ओनरशिप अपने पास रखी है। तो ऐसी कंडीशन में वो गुड्स को आगे सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास गुड्स की ओनरशिप है, तो यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप मेरा मोबाइल आप सेल कर सकते हो क्या विदाउट माई परमिशन? नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरा मोबाइल मेरी परमिशन के बिना ट्रांसफर करते हो, तो क्या कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे? तन्वी तो ये कह दे कि मैंने तो 10,000 रुपए दिए दीक्षा को, आप दीक्षा से 10,000 दिला दो तो मैं आपको मोबाइल दूंगी। तो ऐसी कंडीशन में मेरी क्या गलती? मैंने थोड़ा ना लिए 10,000 रुपए। अब मेरा मोबाइल तो मेरे को लेने का राइट होना चाहिए। दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट द रियल ऑनर ऑफ द गुड्स। जो गुड्स रियल ऑनर का है, उसके पास उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब सपोज दैट आप कहीं पर कोई ड्रेस परचेज करने गए, आपने अल्टरेशन पे वो ड्रेस डाली, कि वो 2 दिन बाद आपकी ड्रेस अल्टर करके देगा। बीच में कोई नया क्लाइंट उसके पास चला गया, तो वो क्या आपकी ड्रेस किसी और पर्सन को दे देगा क्या? आपके पास राइट है या नहीं है? क्या आप उससे लड़ लो कि नहीं तुझे तो अब वो वही ड्रेस मुझे चाहिए? आपके पास राइट है या नहीं है? राइट है। इसका मतलब कि रियल ऑनर से बेटर टाइटल किसी और के पास नहीं हो सकता। ठीक है ना? आपके पास जो टाइटल है, आप उसी टाइटल को आप ट्रांसफर करोगे। अगर सेलर का टाइटल ही डिफेक्टिव है, जब सेलर के पास उस ड्रेस को सेल करने की पावर ही नहीं है, तो वो सेल कैसे कर सकता है? जब आपके पास ओनरशिप ही नहीं है उस ड्रेस की, तो आप उस ओनरशिप को ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन। एंड दैट, बिल्कुल, या फिर उसकी परमिशन से कोई दूसरा पर्सन, सपोज दैट मेरा स्कूटर है, मेरा स्कूटर है और उस स्कूटर को
मैंने तन्वी को बोला कि यार तन्वी इस स्कूटर को सेल करना है, एंड यू हैव कंप्लीट पावर टू सेल दैट स्कूटर मोर देन 25,000 रुपीज। क्या बोला मैंने? मोर देन 25,000 रुपीज में तन्वी के पास राइट है कि वो इस स्कूटर को सेल कर सकती है। अब तन्वी ने दीक्षा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि वो स्कूटर दीक्षा को 25,000 रुपीज में सेल कर दिया। मुझे बताओ, क्या तन्वी यहाँ पर उस स्कूटर को सेल कर सकती है क्या? ऑब्वियसली कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको उस रियल ऑनर की, मतलब मेरी परमिशन ग्रांटेड है। इट मीन शी एक्ट लाइक अ मर्केंटाइल एजेंट। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस दे रखे हैं बच्चा, ये देखो। अकॉर्डिंग टू एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एक्सेप्शनल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ नेमो डेट क्वाइट हैबिट। डॉक्ट्राइन का मतलब ये क्या होता है? एक्सेप्शनल केस। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब मर्केंटाइल एजेंट के पास में एक्चुअल पावर नहीं होती है, एक्चुअल ओनरशिप नहीं होती, इसके बावजूद वो सेल कर सकता है। व्हाई? बिकॉज ही हैज कंप्लीट ग्रांट परमिशन टू सेल द प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑनर। ऑनर ने क्लियरली उसको परमिशन दे रखी है कि मेरे बिहाफ पर आप इस गुड्स को सेल कर सकते हो। तो जब आपको परमिशन मिली हुई है तो आप कर सकते हो ऑब्वियस। वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है विद द, क्या लिखा हुआ है? with the consent of the owner, in possession of the goods or of the document of the title of goods, any sale made by him when acting in an ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid। क्या लिखा हुआ है? shall be valid। understood or not? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या बेटा किसी को भी? दर्शिता, अमीशा, दीक्षा, मोहित, मोहित, प्राची, प्रिया, रितिका, तन्वी। ओके। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑनर्स। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान से रखना। दीक्षा और तन्वी, तुम लोगों को पता है, खास फ्रेंड्स, सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। ठीक है। अब तन्वी और दीक्षा ने जॉइंटली एक कार परचेज करी और विद द परमिशन ऑफ द तन्वी दीक्षा उस कार को अपने पोजीशन में रखती है। क्या बोला मैंने? विद द परमिशन ऑफ द तन्वी कार किसके पोजीशन में है? एम आई ऑडिबल? हाँ, ऐसे बोलते रहना है ना। चलो। और तन्वी ने दीक्षा को पावर भी दे रखी कि आज जब तुझे लगे इस कार को सेल करना है तू कर देना। दीक्षा ने वो कार मुझे सेल कर दी। क्या तन्वी बाद में आके मुझसे वो कार वापस ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बिकॉज सच सेल मेड बाय वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट ऑनर्स। अब देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, क्लियर, पढ़ लेते हैं। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ऑनर्स of goods has a sole possession of them by permission of all co-owners, the property in the goods is transferred by any person who buys them of the such joint owner in good faith and has not at time of the conduct of the sealed notice that the seller has no authority to sell, where there is a contract of sale of as unas certain goods, no property in goods is transferred to the buyer unless until goods are as certain। ध्यान रखना, अनअसर्टेन के गुड्स केस में जॉइंट ऑनरशिप में गुड्स की डिलीवरी ट्रांसफर नहीं हो सकती, गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। केवल ट्रांसफर कब होगी? जब गुड्स एज सर्टेन होगा, स्पेसिफिक होगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।
अगर गुड्स स्पेसिफिक नहीं है, अनसर्टेन है, बाय द डिस्क्रिप्शन है, तो कोई भी उस गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? कोई भी उस गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स ना हो जाए, एज सर्टेन गुड्स ना हो जाए। हमने अग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पढ़ा है, जब तक गुड्स ऑनर के पोजीशन में ना हो, जब तक गुड्स ऑनर सेलर की ऑनरशिप में ना हो, प्रॉपर्टी जब तक ऑन सेलर के पास ना हो, तब तक वो गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक डेट पर हम लोग ऑनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। अंडरस्टूड? सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। When a party has right to make that contract void, generally in the case of the free consent, in the uh, avoidance of the free consent, voidable contract can be executed. लेकिन अगर कोई contract voidable है, voidable अभी तक void हुआ नहीं है, voidable condition में है, और उस voidable condition से पहले ही गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर थर्ड पर्सन को हो जाती। फॉर द एग्जाम्पल, दीक्षा ने तन्वी का स्कूटर उसकी फ्री कंसेंट के बिना परचेज किया था। आपको पता है ना, किया था। दीक्षा ने तन्वी के सर पर बंदूक तान दी थी, या तो स्कूटर दे दे या गोली मार दूं। तन्वी ने मन मार के वो स्कूटर की ओनरशिप दीक्षा को ट्रांसफर कर दी। ये वॉइडेबल है या नहीं है? दीक्षा को पता था कि तन्वी कभी भी पुलिस में जाके इसको वॉइड करा सकती है। दीक्षा ने क्या किया? मेरे पास आई, सर स्कूटर है, वेल कंडीशन, वेरी लीस्ट प्राइस, परचेज कर लो। मेरे को भी स्कूटर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो स्कूटर 10,000 रुपीज में परचेज कर लिया। जब स्कूटर मैंने परचेज किया तब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये वॉइडेबल कंडीशन है। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे एक बात बताएं, जिस टाइम पर दीक्षा ने मुझे इस गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर की है, क्या दीक्षा के पास ऑनरशिप है या नहीं है? है, मेरी माँ है। दीक्षा फ्रॉड से नहीं बेटा, वॉइडेबल कंडीशन से हुई, पर ऑनरशिप तो आपके पास है ना। जब तक तन्वी उसे वॉइड नहीं करा देती है तब तक उसे वैलिड माना जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड जब तक वो पार्टी जिसकी फ्री कॉन्सेंट नहीं है उसे वॉइड नहीं करा देती है। तो यहां पर क्या मुझे पता है कि दीक्षा के पास एक्चुअल ओनरशिप नहीं है? नहीं पता है ना मेरे पास। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं दीक्षा की बात पर बिलीव करके वो गुड्स परचेज कर लेता हूं, तो वो गुड्स की ओनरशिप सीधी सीधी मेरी होगी। तन्वी मुझसे आके वो गुड्स सेल नहीं कर सकती, गुड्स की पोजीशन अपने पास नहीं लेके जा सकती। देखो, when the seller of goods has obtained possession thereof under the contract voidable under section 19 or 19A of the Indian Contract 1872, but the contract has not rescinded at the time of the sale। ओ हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल के टाइम पर नहीं बताया गया, तन्वी ने वॉइड नहीं करवाया, तो ऐसी कंडीशन बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल ऑफ द गुड्स प्रोवाइडेड he buys them in good faith without notice of the seller's defect of the title। मुझे पता ही नहीं था कि सेलर के पास जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में मैं तो उस गुड्स को अब अपने पास रखने का राइट रखता हूं ना।
सेलर ने मुझे कहा था ये देखो मेरे पास इस स्कूटर की रजिस्ट्री भी है, ये स्कूटर मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, सब कुछ बताया। मेरे को अच्छे से पता था कि भाई इसके पास गुड्स है, तो ऑब्वियसली अब मैं उस गुड्स को अपने ओनरशिप में ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तब मुझे नहीं पता था कि तन्वी के साथ में वॉइडेबल कंडीशन है। ठीक है, हाँ, अगर मुझे पता होता और जानबूझ के मैं दीक्षा के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता। क्यों? क्योंकि तन्वी को लॉस पहुंचाने के पर्पस से हमने ऐसा किया। क्या माना जाएगा कि तन्वी को लॉस पहुंचाने के पर्पस से ऐसा किया। अंडरस्टूड और नॉट? एट द एंड तन्वी राम राम जपेगी। ये देख, हाँ बेटा, नहीं अब नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब तक हो सकता है जब तक दीक्षा के पास उस गुड्स की ऑनरशिप है। दीक्षा ने अगर गुड्स की ऑनरशिप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दी तो अब आप उसे वॉइड नहीं कर सकते, आपको टाइम रहते हुए अवॉइड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ए परचेज अ गुड सेट फ्रॉम द बी बाय फ्रॉड, ए हैज अवॉइडेबल टाइटल ऑफ द मोबाइल सेट एट द ऑप्शन ऑफ बी। एट द ऑप्शन ऑफ बी का मतलब बी चाहे तो उसे वॉइड करा सकता है, लेकिन बी उसे वॉइड कराता उससे पहले ए ने उसे किसको सेल कर दिया? सी को। और सी को ये बिलीव था कि ए ने पूरी सही तरीके से उसको सेल किया है, उसे ए के फ्रॉड के बारे में पता नहीं था और उसने पूरा पेमेंट कर दिया। तो अब सी के पास वो मोबाइल रखने का पूरा पूरा राइट होगा। आपको टाइम रहते हुए वो वॉइड कराना है, टाइम रहते हुए वॉइड नहीं कराया तो गलती आपकी। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चा। पक्का? चलिए, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके पढ़ के आएंगे और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे। सेल बाय एस्टोपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ओके ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू। कही गई सभी बातें काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ओके ना? हाँ जी, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। ये दीक्षा दीक्षा खराब है, दीक्षा ने मेरे को टाइम से उठाया नहीं था कल। भाई कल भी क्लास थी। तो पार्टी दीक्षा बतला देगी अब।